जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको बिहार एसआई बिहार दरोगा का जो पीवाईक्यू है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। तो जितने भी बिहार दरोगा के पेपर हुआ है टोटल, चाहे वो 2024 का पेपर, 2023 का, 2023 मेन का, 2023 में जो आपका एसआई में 2 पेपर आपके हुए थे, सारे पेपर्स मैं आपको कराऊंगा। तो सब चीज़ों को हम कर रहे हैं। और देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बिहार दरोगा करके, उसको फॉलो कीजिए, जिससे आपको पूरे पीवाईक्यू का सीरीज मिल सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। अब आपको लगेगा कि 25 क्वेश्चन, मैंने 25 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करा रखा है। मैं हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन कराता हूँ, उसको डिटेल में थ्योरी समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर कराया भागते गए। 44 संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का, काम का, संवैधानिक उपचार का या संपत्ति का? तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अब इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। 44 संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा 1978 में आया था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अब आपका एक सिर्फ विधिक अधिकार है। पहले ये आपका मौलिक अधिकार था और अब ये भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत है। 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्नलिखित आपके संशोधन किए गए हैं। तो क्या 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 निम्न संशोधन किए गए हैं? इन संशोधनों को एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं बिहार दरोगा। पहला क्या था? राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो जो 44th संविधान संशोधन अधिनियम में सबसे जो संशोधन किया गया था, उसमें यह था कि राष्ट्रपति जी, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि जो मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने जो सलाह भेजी, वो उस पर आपको राष्ट्रपति जी को साइन करना होता था। लेकिन अब राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकता है? उसे पुनः विचार के लिए दोबारा भेज सकता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बिल में कुछ कमी है, तो वो दोबारा कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट को भेज सकता है कि आप इस पर थोड़ा पुनः विचार कर लीजिए। लेकिन अगर इसने दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो इनको ये कैंसिल नहीं कर सकते, इनको उस पर साइन करके पास करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया है। तो पहला हमने देख लिया। दूसरा क्या है? अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया है। तीसरा, राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। तो जो आंतरिक अशांति थी, उसको हटाकर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। अगर कैबिनेट उन्हें आपातकाल घोषित करने के लिए लिखित में सिफारिश करेगा तभी कर सकते हैं, अन्यथा बोलकर आप राष्ट्रपति नहीं कर सकते क्या आपका आपातकाल घोषित। ठीक है, और पांचवा और छठा भी देख लेते हैं। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, ये हमने ऊपर देख लिया था। इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा
प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है कि अगर आपातकाल है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा जो आपको मूल अधिकार मिले हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? तो बर्फ आपका क्या है? आणविक दोष है। तो बर्फ आपका आणविक दोष है, ठोस है, सॉरी दोष नहीं ठोस। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो इसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगर हम बर्फ के घनत्व की बात करें तो बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब किसी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ता है। तो ये याद रखिएगा आप। बाकी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था यहाँ देख लीजिए कि बर्फ क्या है? तो बर्फ आपका आणविक ठोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक हेस्टिंग थे। कौन थे आपके? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक होगी। लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक यहाँ पे थे। एंगोल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सुगौली का युद्ध 1816। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मॉर्वेक्स ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। तो मॉर्वेक्स ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दी गई थी? सुगौली की संधि के बाद। कब हुआ था? 1816 में। और एंगो नेपाल युद्ध आपका 1814 से 16 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। 1813 से 1823 तक 10 साल तक लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे था। आगे अगर कुछ और बात करें तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819, मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अच्छा कुछ और चीज़ें दी गई हैं। रैयतवादी बंदोबस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1820 में लागू हुआ था और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। तो रैयतवादी जो आपका बंदोबस्त था ये 1820 में लागू हुआ था मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। महालवादी व्यवस्था लागू किया गया था 1822 में हॉल्ट मैग्नीजी द्वारा, पंजाब में शुरुआत किया गया था। और 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू हुआ था आपका बंगाल में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रैयतवादी जो है बंदोबस्त ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1820 मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो, और ठीक, और महालवादी व्यवस्था 1822 पंजाब में, 1822 में ही आपकी काश्तकारी अधिनियम बंगाल में। क्लियर है? बाकी ऊपर मैंने आपको बता दिया था सर्वोच्चता का सिद्धांत हेस्टिंग 1813 से 1823 तक थे और उनके कार्यकाल में ये सारे काम हुए थे। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में और संविधान सभा के बारे में। तो
संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, आपके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। क्लियर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी और इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन था आपका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? अध्यक्ष। क्या अस्थायी या अस्थायी पूछा है? नहीं, प्रथम अध्यक्ष पूछा है। इसीलिए यहां पर देखिए जो 9 दिसंबर को आपकी मीटिंग हुई थी उसमें सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वही 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपकी लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस आपकी हुई थी और मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। किसमें? मूल संविधान में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम बात करें संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर संघीय संविधान समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति की। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संघ शक्ति समिति की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संविधि परामर्श समिति की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बच्चे यहाँ पे ना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे ज़्यादा आपसे गलती होगी। क्यों गलती होगी? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, तो लोग यहाँ पे सोचेगा कि यहाँ तो BR अम्बेडकर जी होना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया था। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे, गलती मत कीजिएगा। राष्ट्र ध्वज संबंधित तथ्य समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधित तद्दत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से आपकी कौन सी पुस्तक संबंधित है? यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी जी से संबंधित है। अब महात्मा गांधी से संबंधित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक जो हैं, इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी से संबंधित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें: यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं, तो अभी आपने ऊपर कौन से पढ़ा? पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई अचीवमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ संस्थाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, फिनिक्स आश्रम 1904, टॉल्स स्टॉय फॉर्म 1910, हरिजन सेवक संघ 1932। ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लघु पतन के समय परिपर्थ में, तो लघु पतन के समय परिपर्थ में क्या होता है? तो लघु समन मतलब शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपर्थ में क्या होता है? धारा का मान जो होता है वह बढ़ जाता है। तो धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो लघु पतन क्या होता है? आपका शॉर्ट सर्किटिंग होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपर्थ में धारा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। अति भारण मतलब ओवरलोडिंग या
लघु पतन जिससे शॉर्ट सर्किटिंग से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं। जो अच्छे फ्यूज होते हैं उनका जो तार होता है वो टीन के बना होता है, और सस्ता फ्यूज का तार सीसा 37% और टीन 63% के मिश्र धातु का बना होता है, और इसका गलांकन कम होता है। तो जो सस्ता होगा उसमें सीसा मिक्स रहेगा, और जो अच्छा रहेगा उसमें आपका टीन पूरा रहता है। विद्युत फ्यूज यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली जो विद्युत होती है करंट वो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती AC द्वारा होती है, जिसके आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर? ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लव शासन के नरसिंह जी ने किया था। तो ऑप्शन ए पल्लव शासन के नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो किसने करवाया था? महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासन के नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। तो रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। इनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। तो पल्लव वंश के संस्थापक आपके सिंह विष्णु थे, और इनकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ। ठीक है, आगे बात करें हम तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो किरातार्जुनीयम के लेखक जो भारवी थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत्तविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासन के महेंद्र वर्मन वन ने की थी। तो मत्तविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासन के महेंद्र वर्मन वन ने की थी। नरसिंह वर्मन II ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन II। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन II के दरबार में रहते थे। और नोट, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। तो याद रखिएगा, द्रविड़, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से आपका मानी जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ऐप को RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? ओके, प्रतिबंधित किया गया है किस ऐप को? तो ये आपका किया गया है रियल मैंगो। रियल मैंगो ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो आरक्षण की पुष्टि के लिए ये उपयोग किया जा रहा था, और ये अवैध सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको RPF ने प्रतिबंधित कर दिया। रेलवे के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जो RPF का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, SI का एग्जामिनेशन तो आपका हो गया, कांस्टेबल का एग्जामिनेशन बाकी है। तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था। तो 1957 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम आया था और 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। संसद ने RPF अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर RPF को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया था। तो संघ का एक सशस्त्र बल का दर्जा कब मिला था इन्हें? 1985 में। हर साल 20 सितंबर को RPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 20 सितंबर को RPF के
स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन केंद्र सरकार ने या संसद ने इसे संघ के सशस्त्र बल के रूप में दर्जा प्रदान किया था। क्लियर। क्वेश्चन है हमारा 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 73% है। और महिलाओं का अगर आपसे पूछ दे तो महिलाओं का इससे 10 कम कर दीजिएगा, पुरुषों का 10 बढ़ा दीजिएगा, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73 या फिर 74%, आप मान लीजिए अप्रॉक्स 74% है। पुरुषों का मैंने कहा था 10 बढ़ा दीजिएगा, तो 73 से अप्रॉक्स 10 82, और महिलाओं का 10 कम कर दीजिए तो आपका 65। तो महिलाओं का साक्षरता दर 65 है, पुरुषों का 82 है, टोटल आपका 73 अप्रॉक्स 74 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें देख लेते हैं। भारत का अगर लिंग अनुपात पूछे तो 943 याद रखिएगा। भारत का शिशु लिंग अनुपात पूछ ले तो 919। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 प्रति व्यक्ति है। बिहार का साक्षरता दर आपसे पूछ ले तो 61.8% है। बिहार का पुरुष साक्षरता दर पूछे तो इसमें 10% बढ़ा दीजिए 71%। महिला साक्षरता दर 10% कम कर दीजिए 51। तो 61 बिहार का साक्षरता दर, पुरुषों का साक्षरता दर 71, महिलाओं का 51। ठीक है। बिहार का लिंग अनुपात आपका 918 है, सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का है? गोपालगंज का है। बिहार का शिशु लिंग अनुपात आपका 935 है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जबकि भारत का 382 किलोमीटर, बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक ऊंचाइयों पर स्थित मतदान केंद्र तासिंग किस राज्य में है? तो जो आपका तासिंग है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर बनाया गया मतदान केंद्र है, जो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासिंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया था। तो 2023 के कर्नाटका के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और ये 25वें हैं। और वर्तमान में बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो आपके SR श्रीनिवास हैं। बाकी अगर चेंज हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इन दोनों के बारे में। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके कौन है? SR श्रीनिवास जी। ठीक है। तो आज हमने टोटल आपके 10 क्वेश्चंस किए हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बिहार SI का जो PYQ है, इसमें मैं आपको प्रॉपर थ्योरी वाइज ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। PYQ के साथ साथ हम थ्योरी भी कर रहे हैं और चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन से कम अगर आपने 10 क्वेश्चन किया है तो इसमें मैं 5 थ्योरी आपको मतलब 5 स्पेशल पॉइंट देता हूँ, तो आप लमसम 50 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। तो आप इस क्लासेस को अच्छे से फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम चीज़ें प्राप्त होती रहें। क्योंकि मैं आपको NCERT के क्लासेस भी करा रहा हूँ, आपको थ्योरी क्लासेस करा रहा हूँ, करंट अफेयर की क्लासेस करा रहा हूँ, और हम बिहार दरोगा का PYQ भी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।